राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे रेस जुडिकाटा अंडर सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी। तो पहले सेक्शन को एक बार रीड कर लेते हैं। सेक्शन: नो कोर्ट शेल ट्राई एनी सूट और इशू in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties or parties under whom they or any of them claim litigating under the same title in a court competent to try the subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court। जो वर्ड्स मैंने इस सेक्शन में हाईलाइट किए हैं, आप भी हाईलाइट कर लीजिए या फिर अंडरलाइन कर लीजिए। ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, इन वर्ड से आपको सेक्शन को समझने में मदद मिलेगी। ठीक है। नो कोर्ट शेल ट्राई एनी सूट और इशू। तो पहली बात तो ये है कि कोर्ट ट्राई नहीं करेगा। यहाँ पर कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन है वो सिर्फ इस सूट को एंटरटेन करने के लिए टेम्परेरीली सस्पेंड हो रही है। हालांकि इंस्टीट्यूशन पे कोई बार नहीं है। सूट, सेकंड सूट इंस्टीट्यूट किया जा सकता है, इंस्टीट्यूशन पे किसी तरह का कोई बार नहीं है। लेकिन कोर्ट ऐसा सूट ट्राई नहीं करेगा जो ऑलरेडी डिसाइडेड है बाय द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है। सेकंड थिंग है आपकी रेस जुडिकाटा सूट में भी अप्लाई होगा, और सूट में कोई इशू है जिसे कोर्ट ने सुना है और डिसाइड किया है तो उस पर भी अप्लाई होगा। सेक्शन 11 बेसिकली बात करता है जब कोई सूट ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है किसी कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन के द्वारा, तो उस सूट को पार्टीज दोबारा उसी मैटर को दूसरे कोर्ट के पास नहीं ले जा सकती। उसी मैटर को पार्टीज दूसरे कोर्ट में इंस्टीट्यूट नहीं कर सकती। जो पहले सूट की जजमेंट है वो रेस जुडिकाटा मानी जाएगी दूसरे सूट पे। रेस जुडिकाटा की डेफिनेशन को अब नॉर्मल वर्ड्स में समझ लेते हैं। सेक्शन 11 ऑफ द कोड इनकॉर्पोरेट्स द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा। जो सेक्शन 11 है सीपीसी का, सेक्शन 11 के अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा आती है। ठीक। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रूल ऑफ कंक्लूसिवनेस। इसे रूल ऑफ कंक्लूसिवनेस भी कहा जाता है। क्या कहने की भी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा दी गई जजमेंट जो होगी वो कंक्लूसिव होगी, फाइनल होगी। ठीक है। अब रेस मीन्स डिस्प्यूट और सब्जेक्ट मैटर एंड जुडिकाटा मीन्स डिसाइडेड। रेस का मतलब है डिस्प्यूट या फिर सब्जेक्ट मैटर एंड जुडिकाटा का मतलब है डिसाइडेड। इसका मतलब रेस जुडिकाटा का मतलब हुआ अ मैटर विच इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड, एक मैटर जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। रेस जुडिकाटा का मतलब ये हुआ। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट टर्म्स टू अंडरस्टैंड द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा। ये टर्म्स जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। इन टर्म्स को अगर हमने समझ लिया तो आगे जाकर कोई सिचुएशन अगर हमारे पास आती है तो हम इजीली समझ जाएंगे कि यहाँ पे रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैटर इन इशू। फर्स्ट है मैटर इन इशू का मतलब है वो वाला राइट जिसकी वजह से पार्टीज़ के बीच में लिटिगेशन पैदा हो रही है। और अगर दूसरे शब्दों में कहें तो वो फैक्ट जिनके बेसिस पे कोई पार्टी जो है राइट क्लेम कर रही है और लॉ अप्लाई किया जा रहा है उन इश्यूज़ को डिसाइड करने के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका मैटर इन इशू। बेसिकली प्रिंसिपल क्वेश्चन इन इशू जो है वो मैटर इन इशू है। अब मैटर इन इशू के आगे दो कैटेगरीज है, मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू और मैटर कोलैटरली एंड इंसिडेंटली इन इशू। ठीक है, ये मैटर इन इशू की दो कैटेगरीज है। अब मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू की भी आगे दो सब कैटेगरीज है, मैटर एक्चुअली इन इशू एंड मैटर कंस्ट्रक्टिवली इन इशू। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। मैटर्स विच आर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। A matter is directly and substantially in issue if it is necessary to decide in order to adjudicate the principal issue and if the judgment is based upon its decision। वो मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू माना जाएगा जिसे डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है, जिसे डिसाइड किए बिना जजमेंट पास नहीं की जा सकती, जिसको पूरी जजमेंट ही जिस पे रिलाई करती है, वो मैटर्स जो हैं वो मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली एंड इशू माने जाएंगे। कहने का मतलब है मेन मुद्दा। ठीक है, लिटिगेशन का प्लेंटिफ जिस मेन मुद्दे को लेके कोर्ट के पास आया है, ठीक है, जो प्रिंसिपल क्वेश्चन ऑफ इशू है वही मैटर विच आर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू माने जाएंगे। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल ए स्यूज बी फॉर रेंट। ए ने बी को स्यू कर दिया कि इसने मेरा किराया नहीं दिया है, और बी बोलता है कि रेंट तो बकाया है ही नहीं है, कोई रेंट बकाया नहीं है।
तो हेयर क्लेम ऑफ रेंट इज़ ए मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द रिलीफ इज़ क्लेम्ड। यहाँ पर जो प्लेंटिफ का रेंट का जो क्लेम है ना, जिसके लिए वो रिलीफ क्लेम कर रहा है कोर्ट से, यही क्लेम फॉर रेंट देयरफॉर, यही रेंट के लिए जो क्लेम है, यही मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू है। अब आगे उसकी सब कैटेगरीज में फर्स्ट सब कैटेगरीज है मैटर एक्चुअली इन इशू। ये ना एक्सप्लेनेशन 3 के साथ रिलेट करता है। मैटर एक्चुअली इन इशू वो इशू हैं जिन्हें वन पार्टी एलेज करेगी और दूसरी पार्टी या तो डिनाई करेगी या एडमिट करेगी। वो मैटर एक्चुअली इन इशू माना जाता है जब प्लेंटिफ उन इश्यूज़ को अपना अटैक का ग्राउंड बनाता है और डिफेंडेंट जो है उन इश्यूज़ को अपना डिफेंस का ग्राउंड बनाता है और कोर्ट उन इश्यूज़ को मेरिट्स पे डिसाइड करती है। नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्टिवली इन इशू। इसको हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन 4 के साथ, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसका एक पूरा सेपरेट वीडियो ही बनेगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टिवली इन इशू, if any matter which might or ought to have been made a ground of defense or attack in a former proceeding but was not so made, then such a matter in the eyes of law to avoid the multiplicity of litigation and to bring about the finality in it, it is deemed to have been constructively in issue and therefore is taken as decided। तो कहने का ऐसे ग्राउंड्स थे जो प्लेंटिफ चाहता तो वो सूट के साथ ऐड कर सकता था कि वो भी डिसाइड हो जाए, लेकिन उसने नहीं किए। और सेम यही चीज़ डिफेंडेंट पे अप्लाई होती है कि डिफेंडेंट चाहता तो वो ऐड कर देता अपने डिफेंस में उन ग्राउंड्स को, लेकिन नहीं कर पाया, भूल गया या नहीं किया। वो उस सूट से रिलेटेड ही थे, जो आपका प्रिंसिपल क्वेश्चन ऑफ इशू है उससे रिलेटेड ही थे। तो उस मैटर को अब मैटर कंक्लूसिवली इन इशू माना जाएगा और वो मैटर को लेके आप दोबारा कोर्ट के पास नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उन मैटर्स को कोर्ट ने अब कंस्ट्रक्टिवली इन इशू मान लिया है और वो मैटर अब ऑलरेडी डिसाइडेड माने जाएंगे। तो उन मैटर से रिलेटेड किसी इशू को लेके पार्टी अगर दोबारा कोई नया सूट फाइल करती है तो उस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि उन इशू को एज डिसाइडेड ही माना जाता है, उन इश्यूज़ को यहाँ पे एज डिसाइडेड ही माना गया है। कंस्ट्रक्टिवली इन इशू, ये बेसिकली कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा की बात करता है। हमारा मैटर कोलेटरली और इंसिडेंटली, इट रेफर्स टू अ मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच नो रिलीफ इज क्लेम एंड येट इट इज़ पुट इन इशू टू इनेबल द कोर्ट टू एडजुडिकेट अपॉन द मैटर विच इज़ डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। ये वो वाले इश्यूज़ हैं जिनके रिगार्डिंग कोई रिलीफ तो नहीं क्लेम किया जाता, लेकिन फिर भी इन्हें कोर्ट के सामने रखा जाता है कोर्ट की हेल्प, ताकि कोर्ट को जो है जो मैटर विच इज़ डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू है, जो मैटर जो प्रिंसिपल क्वेश्चन इन इशू है उसको डिसाइड करने में कोर्ट को हेल्प मिले। डिसीजंस ऑन दीज मैटर्स विल नॉट ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा। इन मैटर्स पे कोई भी जो कोर्ट का डिसीजन आता है वो एज रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। उन इश्यूज़ पे रेस जुडिकाटा नहीं लगता है। इन एग्जाम्पल, ए स्यूज बी फॉर रेंट ड्यू, ए जो है बी को स्यू करता है रेंट के लिए। बी प्लीड्स अबेटमेंट ऑन द ग्राउंड दैट एक्चुअल एरिया ऑफ द लैंड इज लेस देन दैट मेंशन्ड इन द लीज डीड। ए लेकिन बी क्या प्लीड करता है? लीज सूट की अबेटमेंट के लिए प्लीड करता है और कहता है कि भाई जो लीज में जो एरिया मेंशन किया है असल में एरिया उससे कम है, लेकिन कोर्ट को क्या पता चलता है कि एरिया तो जो लीज डीड में एरिया मेंशन किया है उससे भी ज़्यादा है। द फाइंडिंग एज टू द एक्सेस एरिया, अब ये जो पता चला है कोर्ट को कि भाई को डिसाइड करने के लिए, क्योंकि डिफेंडेंट ने ग्राउंड लिया था कि एरिया कम है, कोर्ट ने इसे भी डिसाइड कर दिया, लेकिन इशू पे कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। कोई मेन इशू जो है रेंट ड्यू है, ठीक। तो ये इशू जो है बीइंग एंसिलरी एंड इंसिडेंटली टू द डायरेक्ट एंड सब्सटेंशियल इशू इज़ नॉट रेस जुडिकाटा। तो ये इशू जो है ये कोर्ट ने इंसिडेंटली आ गया ना सामने, मेन इशू था ये इंसिडेंटली सामने आ गया ना। क्यों? क्योंकि मेन इशू था रेंट ड्यू, ए ने सूट किया है रेंट के लिए, मैटर विच इज़ डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू है रेंट ड्यू, लेकिन ये इंसिडेंटली सामने आ गया। इंसिडेंटली कब सामने आ गया? क्योंकि बी ने प्लीड किया कि एरिया कम है, इंसिडेंटली सामने आ गया तो कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि चलो जी ये बोल रहा है कि एरिया कम है, लेकिन कोर्ट को पता चलता है एरिया ज़्यादा है। हालांकि इसके रिगार्डिंग कोई रिलीफ नहीं मांगा है, ना ए ने कोई रिलीफ मांगा है, कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन फिर भी कोर्ट ने इंसिडेंटली ऑन द स्पॉट
सूट को डिसाइड करते हुए ये इशू आ गया बीच में, तो कोर्ट ने डिसाइड कर लिया। तो बीइंग एंसिलरी एंड इंसिडेंटली टू द डायरेक्ट एंड सब्सटेंशियल इशू इज़ नॉट रेस जुडिकाटा। तो इस इशू पे जो कोर्ट का डिसीजन आया है कि एरिया एक्सेस में है, इस पे कोई रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। और नाउ गाइस, नेक्स्ट हम करेंगे कंडीशंस फॉर द एप्लीकेशन ऑफ रेस जुडिकाटा, जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए ताकि मैं आपके लिए और इसी तरह वीडियोज़ बनाती रहूँ। राधे कृष्णा गाइस।